हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कौटिल्यशाला में। और आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस का एक अहम टॉपिक है, जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हमें पढ़ना होता है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो उसके बारे में आइए जानते हैं। सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है, क्यों पूछा जा सकता है ये एग्ज़ाम्स में। वो इसलिए कि पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसने एक बिल पास किया है, जिसके बाद जो कुलभूषण जाधव हैं, जो इंडियन हैं और पाकिस्तान की जेल में बंद हैं, उनको राइट ऑफ अपील अब मिल जाएगी और उनको कॉन्सुलर एक्सेस मिल जाएगा। यानी कॉन्सुलर एक्सेस का मतलब क्या है कि जो इंडिया के डिप्लोमेट हैं, इंडियाज़ डिप्लोमेट इन पाकिस्तान, जो भारत के राजदूत पाकिस्तान में हैं, इस्लामाबाद में, उनसे अब वो संवाद कर सकते हैं कुलभूषण जाधव। क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये निर्णय 2019 में दिया था। जब भारत और पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए थे तो वहाँ कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दे रहा था पाकिस्तान पहले। तो जब कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला कि आपको कॉन्सुलर एक्सेस देनी होगी कुलभूषण जाधव को, तो अब वो इस बिल के पास होने के बाद मिल जाएगी। तो जानते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में थोड़ा डिटेल में। सबसे पहला, ये प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएन का। आपको पता है यूएन के कुछ प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, उनमें से आईसीजे एक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो जून 1945 में ये एस्टेब्लिश हुआ बाय द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। कंपोजिशन क्या क्या है? सबसे पहली बात, 15 जज होते हैं और 9 वर्ष के लिए इनको चुना जाता है। कौन चुनता है इनको? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल। यानी कि पहले तो जनरल असेंबली, जिसमें के सारे देश हैं, 193 जितने भी मेंबर हैं यूएन के, और उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं वो, ये दोनों मिलके चुनते हैं। यानी पहले जनरल असेंबली चुनती है, फिर उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल को उस पर निर्णय देना होता है, तब ये चुने जाते हैं। इलेक्शन कैसे होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का? वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से होता है। कैसे? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब है जितने मेंबर हैं उसका 50% प्लस वन। टोटल मेंबर अगर 193 हैं, डिवाइड बाई 2 प्लस वन, उतने वोट्स चाहिए ही चाहिए, तभी आपको इसमें जज चुना जाएगा। और जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका तो अगर एक भी मेंबर मना कर देता है तो वो रुक जाता है कोई भी निर्णय। तो 1/3 जो होते हैं कोर्ट के जजेस, वो हर 3 वर्ष में इलेक्ट किए जाते हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ पर कहाँ होता है, हमारे यहाँ पे राज्यसभा के मेंबर्स में होता है, जिस तरीके से ऐसे ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हर 3 वर्ष में 1/3 जो जजेस हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं और री इलेक्शन पॉसिबल है। तो आपको पता है भारत के दलवीर भंडारी हैं, उनका री इलेक्शन अभी हाल ही में हुआ था। तो री इलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। और जो इलेक्टेड जज हैं वो किसी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि उनका इम्पार्शियल होना बहुत ज़रूरी है। अगर दलवीर भंडारी वहाँ चुने गए हैं तो अब वो केवल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ही जज हैं, ना कि भारत के जज हैं। रोल और जुरिस्डिक्शन क्या होती है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिप्रेजेंटेशन किस किस आइलैंड का या किस किस महाद्वीप का कितना है। उसके बाद हम देखेंगे रोल एंड ज्यूरिस्डिक्शन। तो अफ्रीका महाद्वीप से 3 चुने जाते हैं, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन से 2 लिए जाते हैं, 3 फ्रॉम एशिया और वेस्टर्न यूरोप और बाकी स्टेट्स से 5 लिए जाते हैं, और ईस्टर्न यूरोप से 2 लिए जाते हैं। तो ये रोल किस किस फील्ड में है, इनका ज्यूरिस्डिक्शन क्या है? सबसे पहला है लीगल ज्यूरिस्डिक्शन। यानी लीगल डिस्प्यूट हो रहा है अगर किन्हीं दो देशों के बीच में, सपोज ए और बी, कोई दो देश हैं, इनके बीच में कोई लीगल डिस्प्यूट है, और अगर ये दो देश राजी होते हैं कि हमें आईसीजे में जाना चाहिए, तभी वो आईसीजे सुनवाई करेगा। ऐसा नहीं कि बी नहीं चाहता आईसीजे में जाना, ए चाहता है और ए पहुंच जाए तो आईसीजे सुनवाई नहीं करेगा। तो आप सोच सकते हैं कि कुलभूषण जाधव के केस में इंडिया और पाकिस्तान दोनों गए होंगे, तभी तो वो निर्णय दिया गया है। यस, इंडिया और पाकिस्तान दोनों गए थे वहाँ पर, और
पाकिस्तान का जाने का मकसद ये था, उसे लगता था कि हम इंडिया को वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में हम जो है कुछ झूठ बोलकर उसके खिलाफ एक माहौल बना देंगे वर्ल्ड कम्युनिटी में कि देखिए किस तरीके से इंडिया जो है जासूस भेजता है दूसरे देशों में। क्योंकि पाकिस्तान की ओर से यही कहा जा रहा था कि ये जासूसी कर रहा था कुलभूषण जाधव, लेकिन इंडिया ने हमेशा इसको नकारा और आईसीजे ने भी इस बात को माना। इसके अलावा दूसरा जो जुरिस्डिक्शन है वो है एडवाइजरी ओपिनियन अगर मांगी जाती है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, या यूनाइटेड नेशंस की जो बहुत सारी बॉडीज़ हैं, अगर उनमें से कोई भी एजेंसी अगर डिमांड करती है कि हमें किसी भी मुद्दे पर, कोई भी लीगल मुद्दा है और हमें सलाह चाहिए, तो वो दी जा सकती है। इसके अलावा जो जजमेंट होते हैं इसके, वो बाइंडिंग होते हैं। अगर एक बार आपको जजमेंट कोई भी सुना दिया गया तो वो मानना ही मानना होगा। तो इसीलिए पाकिस्तान को मजबूरी में ही कॉन्सुलर एक्सेस देना पड़ा है, क्योंकि 2019 में आईसीजे ने कहा था कि आपको कुलभूषण जाधव को ये देना होगा, और ये आपको पता है कि इससे ऊपर कोई बॉडी नहीं है, तो इसलिए इसका कोई भी अपील मैकेनिज्म भी नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो कोर्ट के पास कोई डायरेक्ट पावर नहीं है कि वो अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करा दे। यानी अगर पाकिस्तान को उसने कहा है कि आप कॉन्सुलर एक्सेस दीजिए, तो आईसीजे के पास कोई भी इस तरीके की मैकेनिज्म नहीं है कि वो अपने ऑफिसर्स भेज के ये पता लगाए कि क्या पाकिस्तान ने कॉन्सुलर एक्सेस दिया या नहीं दिया, तो इम्प्लीमेंट नहीं करा सकता वो। हाँ, लेकिन एक तरीका है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, वो अगर कोई देश आईसीजे की रूलिंग्स को नहीं मान रहा है तो उससे कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। यानी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर हैं वो पूछ सकते हैं पाकिस्तान से कि हाँ जी, आपने जो आईसीजे ने कहा था वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया। तो ये एक तरीका है। बाकी आईसीजे डायरेक्टली कुछ भी इस तरीके से नहीं कर सकता। तो यानी कि अगर पाकिस्तान नहीं मानता आईसीजे की बात, तो इंडिया क्या करता? इंडिया जाता पावर 5 के पास। पावर 5 यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर हैं, जिनमें यूके, यूएस, आपको पता होगा चाइना, है ना। चाइना तो वैसे इंडिया की बात शायद ही सुनता, लेकिन बाकी के जो 4 मेंबर हैं उनके पास जा सकता था इंडिया, और पाकिस्तान की कंप्लेंट कर सकता था। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन बहुत ज़रूरी है जानना। सबसे पहली जो लिमिटेशन है कि इसका इंडिविजुअल पर कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं है। केवल दो देशों के बीच में ये डिस्प्यूट को समाधान कर सकता है। कोई इंडिविजुअल के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है, या दो कॉरपोरेशंस के बीच में कोई डिस्प्यूट है, कोई कंपनीज कह सकते हो आप, तो उनके लिए कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं है, चाहे एक इंडिविजुअल जो है वॉर क्राइम का ही दोषी क्यों ना हो। तो वॉर क्राइम, सपोज किसी भी देश में कोई हिटलर जैसी कोई भी एक्ट कर ले, वॉर क्राइम कर दे, तो उस इंडिविजुअल के खिलाफ आप आईसीजे नहीं जा सकते। उस कंट्री के खिलाफ जरूर जा सकते हो, इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं। दूसरा, आईसीजे के जितने भी निर्णय होते हैं वो कंसेंट के बेसिस पे होते हैं, ना कि कंपलसरी ज्यूरिस्डिक्शन। जैसा अभी अभी बताया कि ए और बी दोनों देश अगर राजी होंगे तभी वो जा सकते हैं, ना कि सपोज ए राजी है, बी नहीं है, तो वो नहीं जा पाएंगे। अपेलेट मैकेनिज्म नहीं है, आप इससे हायर बॉडी में कहीं भी नहीं जा सकते। तो ये लिमिटेशन है। इंडिया के कौन कौन से जज अब तक रहे हैं आईसीजे में? लेटेस्ट दलबीर भंडारी जो अभी भी हैं, सबसे पहले 2012 में इनको चुना गया था, तो 2012 से +9 2021 तक इनका कार्यकाल था, और अब वो बढ़ा के +9 और हो गया, तो अब वो 2030 तक वहाँ जज रहने वाले हैं। इनसे पहले 1989 से 91 तक रहे थे रघुनंदन स्वरूप पाठक। उनसे पहले नागेंद्र सिंह 73 से 88, और सबसे पहले थे सर बेनेगल राव, जो 1 वर्ष के लिए वहाँ पर जज रहे थे। इंडिया की कैसी रिलेशनशिप रही है आईसीजे? तो आईसीजे में इंडिया 6 बार गया है, 6 टाइम्स, और 6 में से 4 बार अपने पड़ोसी पाकिस्तान को लेकर जाना पड़ा है। सबसे पहले 1955 में पुर्तगाल गया था। तो पुर्तगाल
क्यों गया था कि पुर्तगाल ने कहा था कि जो हमारी टेरिटरी है दमन दादर नगर हवेली, क्योंकि 1954 तक ये पुर्तगाल की ही थी, लेकिन 1954 में ये भारत ने ले ली। लेकिन पुर्तगाल आईसीजे चला गया, उसने बोला कि ये हमारी टेरिटरी है और हमें वहाँ तक जाने के लिए रास्ता चाहिए और भारत हमें रास्ता नहीं दे रहा है। लेकिन वर्डिक्ट क्या मिला? वर्डिक्ट ऑब्वियसली इंडिया के फेवर में आया और कोर्ट ने कहा कि इंडिया हैज़ नॉट एक्टेड कॉन्ट्ररी टू इट्स ऑब्लिगेशन, कि इंडिया ने कुछ भी गलत नहीं किया है। फिर 1971 में इंडिया इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ गया। उसने कहा था कि इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। पाकिस्तान ने जो कंप्लेंट डाली है उसके खिलाफ पाकिस्तान ने कंप्लेंट डाली थी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के किसी वर्डिक्ट को लेकर। तो इंडिया ने कहा था कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारे ऊपर कुछ भी ऑब्लिगेशन नहीं डाल सकती। तो आईसीजे ने क्या कहा कि नहीं, आईसीएओ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बात इंडिया को माननी पड़ेगी। तो पाकिस्तान की बात का फेवर किया यहाँ पे आईसीजे ने। फिर 1973 में पाकिस्तान फिर गया इंडिया के खिलाफ और उन्होंने कहा कि भारत में 195 पाकिस्तानी लोगों का और प्रिजनर्स ऑफ वार जो हमारे कैदी हैं, जो हमारी सेना के लोग थे और वहाँ कैदी बना लिए गए हैं, और ऐसे 195 लोग हैं, इंडिया ने उनका बहुत ज़्यादा नरसंहार किया है, मतलब जीनोसाइड किया है, उनको मार दिया है। तो इस केस में ये केस ख़त्म कर दिया गया क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों की सरकारों में आपस में डिस्कशन हुआ और वो सुलझा लिया गया केस। तो आईसीजे की ज़रूरत फिर नहीं पड़ी। 1999 में पाकिस्तान फिर आईसीजे पहुंच गया और किस लिए पहुंचा कि इंडिया ने हमारा एक एयरक्राफ्ट जो है डिस्ट्रक्ट कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। तो वर्डिक्ट क्या आया? आईसीजे ने कहा कि इट हैड नो जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन द एप्लीकेशन फाइल्ड बाई पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जो ये फाइल किया है इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। 2014 में रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड, ये आइलैंड है, इसने दुनिया के तमाम देशों के खिलाफ, यानी जितने न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं जिस पे न्यूक्लियर पावर है, उन सब के खिलाफ आईसीजे में वो कोर्ट में गया था और उसने कहा था कि ये सारे देशों को न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट फॉलो करना चाहिए, अपने न्यूक्लियर वेपन्स को त्याग देना चाहिए। तो इंडिया भी है तो न्यूक्लियर पावर, तो इसलिए इंडिया भी इसमें पार्टी बना। वर्डिक्ट क्या आया कि इट कैन नॉट प्रोसीड टू द मेरिट्स ऑफ द केस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन। आईसीजे ने फिर वही कहा कि ये हमारे दायरे में नहीं आती बात। लेटेस्ट केस आपको पता ही है, कुलभूषण जाधव का केस। इंडिया ने इस केस को फाइल किया था क्योंकि पाकिस्तान ने बंधक बनाया हुआ था कुलभूषण जाधव को, और ये इंडिया के नेवी ऑफिसर थे कुलभूषण जाधव, और लेकिन पाकिस्तान ये कह रहा था कि ये जासूसी कर रहे थे। लेकिन इंडिया ने इसको खंडन किया। जब दोनों आईसीजे में पहुंच गए तो फाइनली वर्डिक्ट क्या आया? पाकिस्तान को रिव्यू करने के लिए बोला गया कि आपने जो डेथ सेंटेंस सुनाया है कुलभूषण जाधव को, इसको रिव्यू कीजिए और इंडिया को कॉन्सुलर एक्सेस दीजिए, जिससे कि जो कुलभूषण जाधव हैं उससे भारत के राजदूत समय समय पर मिल सकें और आगे कार्रवाई कैसी चल रही है वो जान सकें। और आर्टिकल 36 ऑफ वियना कन्वेंशन, इसका उदाहरण दिया आईसीजे ने कि वियना कन्वेंशन में क्या कहा गया है कि अगर कोई भी कैदी है तो उसको कॉन्सुलर एक्सेस मिलना ही चाहिए, तो इसलिए पाकिस्तान को उसको सुनना चाहिए। तो ये था आईसीजे के बारे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में हमने जान लिया। 1945 में ये बना। 9 वर्ष के लिए इसके जज नियुक्त किए जाते हैं, 15 जज होते हैं, और इंडिया के दलवीर भंडारी फिलहाल वहाँ पर जज हैं। तो उम्मीद है आपको आईसीजे समझ आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक GS2 IR का। सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर YouTube channel and join our Telegram channel. Thanks for watching.